हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो जैसे आपको पता है कि भाई मैंने प्लस टू की फिजिक्स अभी स्टार्ट करी है आपको पढ़ानी। तो प्लस टू की फिजिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड चार्जेस वाला टॉपिक हम कर रहे हैं, विच इज़ वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी। इस चैप्टर के अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आज के इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं वो है कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे फॉर ए पॉइंट चार्ज, फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की हेल्प से हम किसी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल पे क्या इफेक्ट होता है, ये सारा कुछ आज के इस लेक्चर में समझने वाले हैं हम। तो जितने भी ये टॉपिक्स हैं इनमें से कोई ना कोई शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन या कोई ना कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके एग्जाम्स में आ सकती है। तो बच्चों, जैसे कि हमें पता है कि अगर हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है यहाँ पे Q1, इसके पास मैंने कहीं पे कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल रखा Q2, तो क्या होता है कि इस Q2 पे मान लो इसको मैंने फिक्स करा हुआ है, ये मैंने फिक्स कर दिया, ऐसे कील से यहाँ पे ठोक दिया, मैंने इसको फिक्स कर दिया। अब ये दूसरा पार्टिकल मेरे हाथ में है, तो जैसे ही मैं इसको यहाँ पे रखूंगा इस पे फोर्स लगेगी, वो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी। कैसे लगती है? ऐसे लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल्स हम करते हैं, और इस लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग, सेंटर टू सेंटर लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग ये फोर्स लगती है। तो ये फोर्स है, लेट अस सपोज F21, फोर्स ऑन द सेकंड पार्टिकल ड्यू टू फर्स्ट। क्या इस पे भी फोर्स लगेगी? लगेगी। वो हमने पढ़ा है कूलम्स लॉ में कि ये जो फोर्स होती है दोनों पार्टिकल्स पे लगती है। इस पे लगेगी F21, बट क्योंकि मैंने इसको फिक्स करा हुआ है किसी तरीके से, तो ये पार्टिकल मूव नहीं करेगा, फोर्स इस पे लग रही है। इट कैन फील द फोर्स बट वो मूव नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन ये वाला पार्टिकल ये मूव करके किसी डायरेक्शन में चला जाएगा। तो किस डायरेक्शन में जाएगा? इट विल गो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल्स। अब यहाँ पे ये जो इस पे फोर्स लगी है, क्यों लगी है? द फोर्स F21 इज ड्यू टू द इन्फ्लुएंस, ऐसे सिंपल लैंग्वेज में आई कैन से इन्फ्लुएंस ऑफ Q1 चार्ज एट पॉइंट P। ये अब मान लो हमारा P पॉइंट है। तो ये जो इन्फ्लुएंस है, ये जो इफेक्ट है, इसको हम एक और फिजिकल क्वांटिटी से लिख सकते हैं। वो जो इफेक्ट होगा, वो जो इन्फ्लुएंस होगी, वो सिर्फ और सिर्फ इस चार्ज की प्रॉपर्टी है। दूसरे चार्ज पे लगी है फोर्स, बट दिस इज ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ फर्स्ट चार्ज। वो जो इन्फ्लुएंस है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। बेसिकली क्या होता है कि इस चार्ज के अराउंड जितनी भी ये स्पेस है, इस पूरी स्पेस के अंदर हम कहीं पर भी कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल रखेंगे, वो दूसरा चार्ज पार्टिकल कह सकते हैं वो एक टेस्ट चार्ज है। टेस्ट मतलब सिर्फ फील्ड को टेस्ट करने के लिए। जैसे ही आप उस पार्टिकल को कहीं पर भी रखेंगे, मान लो मैंने यहां पे रखा Q0 पार्टिकल, इट विल एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ दिस ओरिजिनल चार्ज। ये जो ओरिजिनल चार्ज है इसको हम बोल देते हैं सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज वो चार्ज होता है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करनी है, और टेस्ट चार्ज सिर्फ हमने डिटेक्ट करने के लिए रखा, सिर्फ हमने मेजर करने के लिए रखा कि भाई इसकी इन्फ्लुएंस इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितनी है। तो उस इन्फ्लुएंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो दैट इज ए होल न्यू क्वांटिटी E वेक्टर। E वेक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और सिंपली हम इसको शॉर्ट फॉर्म में सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डेफिनेशन है वो ये है, बहुत आसान है। E वेक्टर इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज पार्टिकल डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। बहुत आसान, अभी समझ आएगा। ये जो चार्ज है Q0, दैट शुड बी वेरी वेरी स्मॉल, इट शुड बी वेरी स्मॉल, सो दैट कि हम इसको यहाँ पे रखें और मान लो ये फिक्स नहीं है तो ये उसको ही मूव कर देगा ना, तो ये नहीं होना चाहिए। हमें सिर्फ इसको रखा है टू जस्ट टू फील द इफेक्ट ऑफ दिस सोर्स चार्ज, तो इट शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। इसको हम ऐसे लिख देते हैं, लिमिट Q0 approaches to 0। बड़ी सिंपल सी बात है ये। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट। सो लेट अस डिफाइन इट। E वेक्टर, तो E वेक्टर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P near a source charge is force experienced by a test charge placed at that point per unit charge. Force per unit charge. You can say like this, ये जो फोर्स है इट इज द फोर्स ऑन ए यूनिट चार्ज। Q0 इज वेरी वेरी स्मॉल, इट इज इक्वल टू 1, इसका मैग्नीट्यूड 1 है। So this is the definition of electric field at a particular point.
नाउ व्हाट विल बी द एसआई यूनिट? एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? देखो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है F/Q, ये सिंपल फॉर्मूला है। तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, तो ये हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। तो इसको आप नोट डाउन करिए। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हमारा टेस्ट चार्ज होता है, टेस्ट चार्ज Q0 जो हमने रखा था जस्ट टू फील द इफेक्ट ऑफ सोर्स चार्ज, इज वेरी स्मॉल यूनिट पॉजिटिव चार्ज। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई जो हमारा टेस्ट चार्ज होता है वो एक पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अब इसका मतलब है अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है तो मैं कैसे बताऊंगा? डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर कैसे पता चलेगी? देखो फॉर्मूला तो ये बोलता है कि ई वेक्टर इज एफ वेक्टर फोर्स डिवाइड बाय चार्ज। अब चार्ज तो भाई स्केलर है, लेकिन जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स की डायरेक्शन कैसे पता चलेगी? पता चलेगी चार्जेस के साइन से, अभी आपको बताते हैं। और वहां से फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता चलेगी। जिस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगेगी उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। सो इट इज अलोंग द फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। देखिए कैसे, लेट अस सपोज दिस इज पॉजिटिव चार्ज Q1 और मुझे इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को पता करना है। तो हम क्या करेंगे? हम यहां पे एक टेस्ट चार्ज रखेंगे Q0 और याद रखेंगे Q0 इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब आपको लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस करना है। सबसे पहले लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस के अलोंग ही हमेशा फोर्स लगती है और उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ये मैंने लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग इस तरफ ही क्यों बनाई है फोर्स? क्योंकि दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर रिपेल करेंगे मतलब इस पे फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस चार्ज की इसी डायरेक्शन में होगी। किसी और पॉइंट पे इमेजिन करें, यहां पे मान ले हमारे पास पॉइंट P है, फिर मैं यहां पे टेस्ट चार्ज रख के देखूंगा तो क्या होगा? लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट एंड द चार्ज, दोनों चार्जेस को हमने ज्वाइन कर दिया तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में लगेगी। तो दिस इज वन एग्जांपल, दिस इज फॉर पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे हमेशा बाहर की तरफ ही लगेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं, ये अलग अलग पॉइंट पे E1 वेक्टर, E2 वेक्टर, E3 वेक्टर, ये डायरेक्शंस हैं। अब हम बात करेंगे नेगेटिव चार्ज की। तो नेगेटिव चार्ज के केस में क्या होगा? दिस वाज फॉर पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज के केस में क्या होगा? मान लो हमारा ओरिजिनल चार्ज जो है दैट इज Q2, नाउ इट इज नेगेटिव चार्ज। तो अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। अब अगर मान लो हमारा पॉइंट P यहां पे है, हम पहले लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस करेंगे, यहां पे टेस्ट चार्ज को इमेजिन करेंगे जिसको हमने रखा टू डिटेक्ट द फोर्स। अब आप सोचिए भाई ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये दोनों तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाले हैं। तो अट्रैक्ट करने का मतलब है इस चार्ज पे फोर्स टुवर्ड्स द चार्ज लगेगी। तो मतलब फोर्स की डायरेक्शन अगर ये है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी वही होगी, टुवर्ड्स द चार्ज। ऐसे मान लो हमारा पॉइंट P यहां होता तो फोर्स इधर लगेगी, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। अगर पॉइंट P यहां होता तो आई विल डू लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस फर्स्ट। लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी है। ये जब हम सुपरपोजिशन के न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तब ये डायरेक्शंस आपके बहुत काम आने वाली हैं। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज अलोंग द फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज। पूरा कर लेते हैं इसको। प्लेस्ड नियर द सोर्स चार्ज जिसकी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चे हमेशा सोर्स चार्ज की ही फाइंड करनी होती है। मान लो अगर मैं आपको बोलूं कि भाई इस स्केच को मैंने चार्ज दे दिया, ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अराउंड कुछ होगी जिसको हम इमेजिन भी कर सकते हैं और इवन हम इसके लिए फॉर्मूला भी ड्राइव करेंगे। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर मुझे इस पॉइंट पे बतानी है तो मैं क्या करूंगा? एक्सपेरिमेंटली हमने यहां पे एक छोटा सा टेस्ट चार्ज इमेजिन करना है। जैसे ही मैं उस टेस्ट चार्ज को रखूंगा वो जिस भी डायरेक्शन में जाएगा वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। मान लो वो इस डायरेक्शन में गया, आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, तो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ओके, जस्ट नोट डाउन। ओके, तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया। अभी हम क्या करेंगे? अभी हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर हमारे पास एक पॉइंट चार्जेस हैं सारे, तो फॉर्मूला बनाते हैं अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का, बहुत आसान है। इट इज फोर्स बाय टेस्ट चार्ज।
तो यहीं पे हम ऐड कर लेंगे, छोटा सा टॉपिक है एक, इट इज ई वेक्टर ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। देखो ये हमारा पॉइंट चार्ज है, ब्लैक कलर में ये हमारा पॉइंट चार्ज है, इसको मैंने बोल दिया क्यू चार्ज, ठीक है। इस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे फाइंड करनी है एट सम पॉइंट P. The distance of P from the Q is small r. This is the distance. अब मान लो मैंने Q को रखा ओरिजिन पे, तो फिर इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है उसको हम r वेक्टर बोल देंगे। ये हमारा लेटर सपोज x एक्सिस है, ये हमारा लेटर सपोज y एक्सिस है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मान लो x, y है। अगर हम एक प्लेन के ऊपर हैं, सरफेस के ऊपर, हम हमेशा एक प्लेन इमेजिन कर सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक छोटा सा टेस्ट चार्ज रखेंगे। सो वी विल कंसिडर प्लेस ए स्मॉल यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट P which is Q naught. ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, इट इज Q naught चार्ज। नाउ व्हाट इज द फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस? सो फोर्स ऑन Q naught ड्यू टू Q, देखो जी कूलम्स लॉ तो आपने पढ़ा हुआ है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट बाई डिस्टेंस स्क्वायर। इसके साथ साथ डायरेक्शन किधर बनेगी, देखो जैसे दोनों पॉजिटिव है ना तो दे विल रिपेल ईच अदर। सो ये तो मैंने रीजन पे फिक्स रखा हुआ है, मुझे उस पे फोर्स देखनी है। फोर्स हमेशा टेस्ट चार्ज पे देखनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज की आएगी। तो फोर्स की डायरेक्शन ये बनेगी ऐसे बाहर की तरफ। अब सेम डायरेक्शन में मेरा आर वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर, तो यहां फोर्स की डायरेक्शन आर कैप से लिखी जाएगी। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या बोलती है कि जो भी फोर्स का फॉर्मूला है उसको आप Q नॉट से डिवाइड कर दो। Q नॉट क्या था, हमारा टेस्ट चार्ज जो मैंने यहां पर भी माना है, तो इसको मैं Q नॉट से डिवाइड करूंगा। तो E वेक्टर इज F बाय Q नॉट विच गिव्स यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q नॉट कट जाएगा, Q बचेगा बाय R स्क्वायर R क्या। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए पॉइंट चार्ज। हर तरह की डिफरेंट चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट फॉर्मूले हमारे पास आएंगे। तो आने वाले लेक्चर्स में हम वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड, सफियर की इलेक्ट्रिक फील्ड, शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके साथ साथ और बहुत सारी डिफरेंट काइंड्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जैसे सर्कुलर आर्क है, रिंग है, इन सब की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है डाइपोल, तो डाइपोल की भी इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड करेंगे। जब भी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है वहां से आप फोर्स लिख सकते हो। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है वहां से आप फोर्स लिख सकते हो Q नोट को मल्टीप्लाई करके, और अगर आपके पास फोर्स है तो आप Q नोट से डिवाइड करके इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हो। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज। इस फॉर्मूले को याद करना है। फिर मैं इसकी एक और फॉर्म अभी आपको करवाता हूं। जस्ट राइट डाउन दिस ऑन योर नोटबुक। ओके, आई होप आपने वीडियो को पॉज करके इसको लिखा है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इसी के साथ रिलेटेड एक और फॉर्म इस फॉर्मूले की क्या हो सकती है। तो मैं ये डायरेक्शन वाला पार्ट अभी यहां से रब कर रहा हूं, इसको अभी रहने देते हैं, नीचे वाले पार्ट को। देखो भाई, तो ये जो मेरा फॉर्मूला आया है इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। बहुत छोटा सा चार्ज। पॉइंट चार्ज क्या होता है बाय द वे, मान लो ये मेरा एक स्केच है ना, इसको मैंने चार्ज दे दिया, तो क्या ये मेरे लिए पॉइंट चार्ज है? नहीं, क्योंकि मुझे इसकी लेंथ नजर आ रही है। अगर मैं इस स्केच को काफी दूर ले जाऊं, इन्फिनिटी पे ले जाऊं, बहुत दूर, तो वहां जाके मुझे छोटा सा नजर आएगा, मुझे इसके डायमेंशंस नजर नहीं आएंगे। तो उस टाइम पे मैं इसको एज ए पॉइंट चार्ज कंसिडर कर सकता हूं। तो किसी भी चार्ज को या ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट तब बोलते हैं जब ऑब्जर्वेशन पॉइंट उसके अपने साइज से काफी दूर हो, उसका अपना साइज काफी छोटा रह जाए, और जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो वहां से काफी दूर है, जहां से आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, उसको देख रहे हो या मेजर कर रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड, वो पॉइंट काफी ज्यादा दूर है, तो उस केस में इसको बोला जाता है पॉइंट चार्ज। तो अगर हमारे पास छोटा सा एक पॉइंट चार्ज है यहाँ पे Q, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपने डिस्टेंस R पे लिखनी है P पॉइंट पे, तो डायरेक्शन होगी आउटवर्ड अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, और उसका फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर R कैप। सो दिस इज द ओरिजिन, दिस इज एट ओरिजिन। ओके, अब R कैप को आप एक और तरीके से लिख सकते हो, वो फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q
आर वेक्टर, नीचे आर स्क्वायर की जगह आर क्यूब हो जाएगा, बिकॉज आर कैप इज वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड डिवाइड करो, आर कैप आ जाता है। ऐसे भी लिखा जा सकता है, नीचे क्यूब हो सकता है। अब अगर मान लो हमारा जो ओरिजिनल चार्ज है वो ओरिजिन पे नहीं है, वो कहीं और पड़ा हुआ है, तब क्या होगा? एक सिंपल डायग्राम समझेंगे क्या सिचुएशन है अभी। तो मान लो ये हमारा ओरिजिन है, लेकिन अब हमारा भाई ये जो चार्ज क्यू है ना वो यहाँ पड़ा हुआ है, लेट अस सपोज, उसका अपना पोजीशन वेक्टर है, उसका अपना पोजीशन वेक्टर है r1 वेक्टर, ठीक है। और मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ है पॉइंट P, जहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है, उसका पोजीशन वेक्टर है पॉइंट P का r2 वेक्टर। तो अभी क्या होगा? देखो अभी हम पहले लाइन ज्वाइनिंग करेंगे, जैसे मैं हमेशा बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ बनेगी, इस तरफ बनेगी, अवे फ्रॉम द चार्ज बिकॉज इट इज ए पॉजिटिव चार्ज। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें चाहिए, तो ये डायरेक्शन ये बनी है, ठीक है, ये वाला वेक्टर ऐसे इस तरफ ये डायरेक्शन है, बड़ा सा एरो बना दिया मैंने। अब ये जो वेक्टर है इसको क्या लिखेंगे? इसको कैपिटल R लिख लेते हैं और ट्रायंगल लॉ लगा दो। इट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल मतलब जहां ये टिप है वो वाला वेक्टर R2 वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन R1 वेक्टर। तो ये हमारा ये वाला वेक्टर आएगा, इसमें मैग्नीट्यूड भी है इसके अंदर ही और डायरेक्शन भी यही वाली दे रहा है ये। तो बस ये फॉर्मूला मॉडिफाई हो जाएगा, यहाँ पे जो कैपिटल R है वो यहाँ पे जो स्मॉल r था उसके बराबर है। तो नाउ इन दिस केस इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r क्यूब, स्मॉल r क्यूब की जगह कैपिटल R क्यूब, वो क्या होगा? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्यूब, और साथ में आपको लिखना है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर इन दिस केस, इन दिस सेंस। इसके ऊपर छोटा सा एक क्वेश्चन भी करवाते हैं आपको, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहां तक पहले नोट डाउन करिए, वीडियो पॉज करके। नीचे वाला पार्ट मैं रिमूव कर रहा हूं। ये ना CBSE बोर्ड में इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं दोनों चार्जेस, एक चार्ज के और एक पॉइंट के। तो देखो कैसे होता है। मान लो ये Q चार्ज है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1, स्पेस के अंदर कहीं पड़ा हुआ है, 3 कोऑर्डिनेट्स हैं। ये जो हमारा पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, z2। तो हम इसको इस फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं वहाँ से पोजीशन वेक्टर लिखे जाते हैं। r1 वेक्टर क्या होगा? x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। फॉर एग्जाम्पल ये अगर 2, 3, 1 है तो ये बनेगा 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस k कैप, ऐसे एक पोजीशन वेक्टर बन जाएगा r1 वेक्टर। ऐसे ही R2 वेक्टर क्या बनेगा? R2 वेक्टर इज x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। तो R2 माइनस R1 वेक्टर विल बी सब्ट्रैक्शन ऑफ दीज टू। इसके भी पॉइंट्स मान लेते हैं। लेट अस सपोज इट इज 1, 4, -2, लेट अस सपोज। तो यहां पे हमें दोनों को माइनस करना है, तो इसका पोजीशन वेक्टर बन जाएगा R2 वेक्टर, मैं यहां लिख रहा हूं R2 वेक्टर विल बी i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप। R2 माइनस R1 अगर करेंगे तो इन दोनों को माइनस करके एक वेक्टर आ जाएगा, दिस माइनस दिस इज माइनस i कैप प्लस 3 प्लस 4 माइनस 3 इज j कैप माइनस 2 माइनस k माइनस 2k माइनस k इज माइनस 3k का। सो दिस इज योर R2 माइनस R1 वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड अगर आपको कैलकुलेट करना है तो वो क्या होगा? वो हो जाएगा सिंपली अंडर रूट -1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर विच इज 2 प्लस 9 अंडर रूट 11। सो दिस इज मैग्नीट्यूड। हमें चाहिए क्यूब, तो इसका अगर क्यूब करेंगे तो आंसर विल बी 11 अंडर रूट 11, ठीक है। 3 बार करेंगे ना इसको तो रूट 11 मल्टीप्लाई हो गया। तो ये चीज हमें मिल गई, ऊपर वाली ये चीज ये वेक्टर है। तो जस्ट यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। क्यू में भी लेट अस सपोज 2 कूलम, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पुट करना, नेगेटिव है तो नेगेटिव पुट करना। यहाँ पे डायरेक्शन अपने आप उसमें आ जाएगी। तो यहाँ पे जब ये डाटा पुट करेंगे यू विल गेट इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको याद है इस फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है? लास्ट लेक्चर में बताया था, ये होता है 9 × 10⁹ इन SI यूनिट। ये भी यहाँ पुट करना आपको, ठीक है। और ये मैग्नीट्यूड नीचे पुट करना और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी इस पॉइंट पे।
तो कितना आसान फॉर्मूला है जिससे आपको डायरेक्शन मिल जाएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी मिल जाएगा। चलिए इसको यहां तक नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। ओके, तो आई होप आपने इसको नोट डाउन करा। अभी हम क्या करेंगे, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के ना इन्फ्लुएंस भी देखते हैं कि भाई अगर पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है तो क्या होता है वहां पे अगर हम कोई चार्ज पार्टिकल रखें। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे मैंने आपको बताया कि एक रीजन ऑफ स्पेस है जहां पे हम किसी चार्ज के इफेक्ट को फील कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे इस कमरे के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे कोई भी पॉइंट चार्ज पार्टिकल रखूंगा या कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट रखूंगा, मान लो बैलून को चार्ज करके मैंने रख दिया, तो वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस के अंदर आएगा और उसके ऊपर फोर्स लगेगी, क्योंकि ये फॉर्मूला है मेरे पास F इज इक्वल टू क्यू ई। ऐसे अगर E ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है कहीं पे, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा रूम है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगी हुई है, ये ना जस्ट एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म है ये, यूनिफॉर्म मतलब हर पॉइंट पे सेम होगी, उसके लिए स्पेसिंग सेम चाहिए एरोस के बीच में लाइक दिस, और डायरेक्शन भी सबकी इसी तरफ है राइट साइड, तो दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड है। बहुत तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई जा सकती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअली इमेजिन किया जा सकता है, जो आने वाले लेक्चर्स में हम करेंगे। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी सेटअप है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो इसका आंसर इसका किस तरह का एक्सप्रेशन होगा। कांस्टेंट फील्ड ऐसी होती है कुछ, फॉर एग्जांपल 10 न्यूटन पर कूलम आई कैप। अब ये आई कैप मुझे बता रहा है कि एक्स एक्सिस की अलॉन्ग डायरेक्शन है और 10 मुझे इसका मैग्नीट्यूड बता रहा है। मतलब अगर मैं यहाँ पे 1 कूलम का चार्ज रखूं क्यू, तो उस पर कितनी फोर्स लगेगी, 10 न्यूटन। ये इसका मतलब है, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 कूलम इंटू 10 न्यूटन पर कूलम आई कैप। तो कूलम से कूलम कट के आंसर आ गया 10 न्यूटन आई कैप। तो फोर्स कितनी लगेगी, 10 न्यूटन इस पे, जैसे ही मैं इसको रखूंगा, और किधर लगेगी, आई कैप के अलॉन्ग ही, देखो इधर लगेगी। तो अगर हम किसी पॉइंट चार्ज पार्टिकल को, पॉजिटिव पार्टिकल को, ये पॉजिटिव था 1 कूलम, इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो इस पे फोर्स भी अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल में। ओके, नेगेटिव लेके देखते हैं। अगर मान लो मैं यहाँ पे -1 कूलम का चार्ज रखता, -1 कूलम, तब फोर्स कैसे निकालते हैं, F इज इक्वल टू क्यू ई। साइन के साथ पुट करना है बिकॉज इट इज ए वेक्टर इक्वेशन, तो यहाँ चार्ज का साइन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ हम लिखेंगे -1 कूलम इंटू 10 न्यूटन पर कूलम, आई कैप एज इट इज। तो कूलम से कूलम कट गया, आंसर आ गया -10 न्यूटन आई कैप। ये हमारे चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगी। तो ये -10 न्यूटन आई कैप, माइनस का मतलब माइनस आई कैप, डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू एक्स एक्सिस। तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगी ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां लिखेंगे नेगेटिव चार्ज मूव्स ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। जिस पॉइंट पे भी आप रखोगे उस पॉइंट पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेगेटिव चार्ज उसके ऑपोजिट जाएगा। पॉजिटिव चार्ज मूव्स अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी, तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पे एक छोटी सी प्रॉब्लम भी करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। सेम कॉन्सेप्ट पे फील्ड के अंदर हमने चार्ज रखा, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगी हुई है। एक एग्जांपल है ये, सिंपल सी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। मान लो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में लगी हुई है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पे हमने एक छोटा सा चार्ज पार्टिकल क्यू रख दिया जिसके ऊपर चार्ज है, लेट अस सपोज 1 माइक्रो कूलम। अब जैसे ही आप इस चार्ज पार्टिकल को यहां पे रखोगे, इस पे तो भाई फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ ऐसे, तो ये ऊपर की तरफ भागेगा along द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बट हमें इसका मास बताना है सो दैट इट इज बैलेंस्ड। बैलेंस मतलब रेस्ट पे रहे, कहीं पर भी ना जाए, क्योंकि अगर इसका कुछ मास होगा तो एक डाउनवर्ड फोर्स भी यहां लगेगी ना। ये स्केच है मेरा, इसका मास है, मैंने इसको छोड़ दिया, नीचे गिर गया। ये क्यों गिरा है, ग्रेविटी के कारण। तो इस पे डाउनवर्ड फोर्स भी तो लग रही है ना यहाँ पे, वो क्या है, mg, वेट ऑफ द चार्ज पार्टिकल। तो मुझे इसका मास बताना है सो दैट इट रिमेन सस्पेंडेड एट दिस पॉइंट, ना ऊपर जाए ना नीचे आए। तो बहुत आसान है, ये ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है Q इंटू ई, नीचे की तरफ फोर्स लग रही है mg। तो यहां एक इक्वेशन लिख सकते हैं QE इज इक्वल टू mg। सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखेंगे क्योंकि हमें पता है डायरेक्शंस तो ऑलरेडी ऑपोजिट हैं।
तो अगर मैं इनको इक्वेट कर दूं, यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस, जैसे आपके अभी टर्म 1 में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आने हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। आपको पूछा जा सकता है इसका मास बताओ कितना है, सो दैट इट रिमेन सस्पेंडेड, तो मास निकाल लो, क्यू ई बाई जी। ग्रेविटी आपको पता है, चार्ज आपको गिवन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन होगी। अगर आपको यहाँ से पूछ लिया कि भाई इस चार्ज पार्टिकल को बैलेंस करने के लिए कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन नहीं है, तो आप यहाँ से ई निकाल लो। तब आपको मास भी दिया होगा, ग्रेविटी पता है, चार्ज से डिवाइड कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। तो ये एक सिंपल एग्जांपल है इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। द मेन आइडिया इज कि पॉजिटिव पार्टिकल मूव्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नेगेटिव गोज ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर मान लो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और मॉडिफाई करें, स्केच उठा लूं जरा मैं, इसी को और मॉडिफाई करें। मान लो यहां पे हमने एक छोटी सी पिथ बॉल को सस्पेंड कर दिया, इसका मास ऑलरेडी हमें पता है, तो इस पे फोर्स लगेगी। अगर मैं सिर्फ ग्रेविटी की बात करूं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा mg। थोड़ी देर के लिए मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है, ये ब्लू वाले एरोस यहां पे है नहीं, तो इस थ्रेड के अंदर अगर मुझे टेंशन बताना है, टेंशन, तो आप टेंशन फोर्स कैसे लिखते हो, T इज इक्वल टू वेट mg, +1 में आपने पढ़ा हुआ है। अब जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑन किया तो इस पे फोर्स लगी नीचे की तरफ, लेट अस सपोज नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव है, मैंने ऐसे माना। तो अगर ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल गिवन है, इट विल गो ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, वो नीचे की तरफ एक और फोर्स इसमें ऐड हो जाएगी, QE। तब टेंशन क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू mg प्लस QE। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेंगे। अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखता फिर तो वो ऊपर की तरफ जाता, उसने टेंशन को रिड्यूस करना था, वो जो धागा है उसके अंदर खिंचाव उसने कम कर देना था, क्योंकि वेट नीचे की तरफ है और ऊपर की तरफ एक एक्स्ट्रा फोर्स मिल गई इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑन करने से। लेकिन अगर ये नेगेटिव पार्टिकल है तो धागे के अंदर तनाव या खिंचाव या टेंशन और ज्यादा बढ़ जाएगी, तो वो नीचे की तरफ लगेगी फोर्स QE, तो टेंशन विल इंक्रीज, इट विल कम आउट टू बी mg प्लस QE। चलिए ये आइडियाज आप नोट करिए कॉपी पे, फिर आगे चलते हैं। ओके, तो ये तो बात हो गई इसको बैलेंस करने की। अब हम इसको मूव करवाते हैं, तो मूव करवा के देखते हैं इसका एक्सेलरेशन कितना है। तो नाउ कमिंग बैक टू दिस एग्जांपल, इसको रब कर देते हैं, हम सिर्फ इसकी बात करेंगे। Q इज द चार्ज ऑन द पार्टिकल, Q, F इज द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, सो F इज इक्वल टू QE फॉर दिस चार्ज पार्टिकल। दिस इज द इक्वेशन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी हम इसको रब कर देते हैं। अब यहाँ पे अगर आपको पूछा जाए इस चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना है, तो क्या करेंगे, F को m में पुट कर देंगे, मास चाहिए होगा इसका फिर QE। तो यहां से चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन आ जाएगा QE बाई m। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कौन सी होगी, तो एक्सेलरेशन इज अलोंग द फोर्स ऑन पार्टिकल। मतलब अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है फिर तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग ही जाएगा, तो एक्सेलरेशन भी उसके अलॉन्ग ही होगा, तो इस केस में एक्सेलरेशन इधर ही होगा। अगर चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है -Q, तो एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ऐसे लगी हुई है, यहां पे हमने इस तरह से चार्ज पार्टिकल को फेंका, तो इस पे एक्सेलरेशन कैसे लगेगा, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा फोर्स लगेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर ये पॉजिटिव पार्टिकल है +Q, तो एक्सेलरेशन नीचे रहेगा, तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन बनता है। आने वाले लेक्चर्स में हम ये मोशन स्टडी करेंगे। तो यहां से देखो एक्सेलरेशन निकाल लिया। अब इंपॉर्टेंट चीज यहां पे नोट करनी है आपको कि दिस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, कांस्टेंट इफ E इज कांस्टेंट विद टाइम, कांस्टेंट विद टाइम। मतलब अगर हमारे पास स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है, कौन सी फील्ड कह रहा हूं मैं, स्टैटिक, विच इज ऑलवेज कांस्टेंट, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, तो एक्सेलरेशन यहां पे कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो इस चार्ज पार्टिकल का जो मोशन है वो कैसा होगा, इन दैट केस मोशन ऑफ Q इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए आप वो जो +1 में काइनेमेटिक्स में इक्वेशंस यूज करते थे उनको यूज करके आप डिस्प्लेसमेंट बता सकते हो चार्ज पार्टिकल का, वेलोसिटी बता सकते हो किसी भी टाइम t पे, या किसी डिस्प्लेसमेंट s पे, ये सब बता सकते हो। तो उसमें ये इक्वेशंस फॉलो होती हैं, v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये जब आप प्रॉब्लम्स करेंगे ना
वहाँ आपके बहुत काम आएंगी। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसके बाद बस यहाँ से ए फाइंड करो, उसको यहाँ पुट कर दो। तो ए यहाँ पे जैसे ही आप पुट करोगे उसको सॉल्व करो, सॉल्व करके आप बी बता दो, एस बता दो, जो भी आपसे पूछा जाए प्रॉब्लम में आप बता सकते हो। तो यहाँ तक नोट करते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। एक और एग्जाम्पल सेम कॉन्सेप्ट को थोड़ा और इन्हांस करने के लिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पे हमारे पास एक रिजिड सपोर्ट है, यहाँ पे एक धागा है जिससे मैंने एक स्मॉल पॉइंट चार्ज को हैंग करा हुआ है। ये पिथ बॉल होती है, थर्मोकोल की छोटी छोटी बॉल्स आप इमेजिन कर सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड ए पिथ बॉल, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो भाई बात ये है कि अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूँ, ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, तो इस पे लगेगी फोर्स इन दिस डायरेक्शन एफ। तो ये भाई बॉल ऐसे ऊपर चली जाएगी। तो मान लो ये इसकी पोजीशन बन गई प्लस क्यू। अभी ये किसी एंगल थीटा पे है, ये साइड हमारे पास एल है। तो अभी इस पे यहाँ पे भी फोर्स लग रही है एफ, विच इज क्यू हुई, ठीक है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी एक फोर्स लगेगी जो यहाँ भी लग रही थी एम जी, विच इज वेट ऑफ द बॉल। ओके, सो यू कैन फाइंड दिस एंगल थीटा, विच इज वेरी सिंपल टू फाइंड। आपको यहाँ पे जस्ट ये पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है और जो रिजल्टेंट फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगेगी, नेट फोर्स एफ नेट। कितनी होगी वो एफ नेट फोर्स? अगर आप उसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो एक फोर्स ये है, एक ये है, दोनों 90 डिग्री पे हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट। तो एफ नेट हो जाएगी एम जी प्लस क्यू ई, दोनों का स्क्वायर करना आपको, क्योंकि दीज आर टू वेक्टर्स एट 90 डिग्री। तो आपको रिजल्टेंट फाइंड करना आता है। अब जितनी ये नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है उतना ही धागे में टेंशन होगा, तो ये टेंशन भी इसी के बराबर आएगा सेम। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम छोटी छोटी आपके सीबीएसई एग्जाम से पूछी जाएंगी, इसलिए सारे कॉन्सेप्ट्स करवा रहा हूँ रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला। उसके लिए मास चाहिए इस बॉल का, गिवन होगा क्वेश्चन में। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ये भी गिवन होगी, लेट अस सपोज सम कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे चार्ज भी चाहिए होगा इसके ऊपर। अब हमें एंगल थीटा फाइंड करना है। तो ये रिजल्टेंट का ही होता है, ये वाला एंगल थीटा, ये दोनों है ना, दोनों बराबर है, आपको पता है। तो दिस टेंजेंट थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। तो अगर आप इस एंगल को निकालना चाहते हो तो यू विल राइट tan थीटा विच इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज f बाय बेस विच इज mg, f कैन बी रिटन एज QE बाय mg। यहाँ से भी निकाला जा सकता है tan थीटा, और दूसरा तरीका tan थीटा निकालने का ये भी है कि हम इक्वेशंस को डिवाइड कर दें रिजॉल्व करके, बट यहाँ से ठीक है। तो tan थीटा इज QE by mg, so this equation will give you angle theta, कि कितने एंगल पे जाके ये वाला चार्ज पार्टिकल सेटल डाउन होगा। अब अगर मैं यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाता चला जाऊंगा, ये वाली फोर्स बड़ी होती चली जाएगी, mg तो उतना ही रहेगा क्योंकि उसका मास तो हम चेंज नहीं कर रहे, तो ये वाली फोर्स बड़ी होती चली जाएगी। उसके बड़े होने से अगर आप रेड कलर में देखो, अगर मैं इसको बड़ा कर दूं तो हमारा रिजल्टेंट देखो आगे शिफ्ट हो जाएगा, उसमें एंगल बड़ा बनेगा। तो QE को बढ़ाने से एंगल बढ़ता चला जाएगा, वो हमें यहाँ से भी पता चल रहा है इस एक्सप्रेशन से, ठीक है। तो ये भी एक एग्जांपल है, कॉन्सेप्ट है जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपकी हेल्प करेगा। आगे चलते हैं, यहाँ तक इसको नोट कर लो। अब हम ना इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की अभी बात हुई है सिर्फ, या मैंने बोला यूनिफॉर्म फील्ड होती है किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। तो हमारे पास ना अलग अलग तरह की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं जिसकी हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। तो आने वाले इस पूरे चैप्टर में ये जो डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस हैं इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड्स फाइंड करेंगे और वहां से फिर फोर्स लिखी जा सकती है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि कोई चार्ज पार्टिकल्स स्पेस के अंदर, प्लेन के अंदर या एक लाइन के ऊपर कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। इकट्ठे भी पड़े हो सकते हैं एक दूसरे के बिल्कुल पास पास, जैसे क्लास में सारे बच्चे प्रेजेंट हैं, 100 बच्चों की क्लास है, छोटा सा रूम है, सारे चिपक चिपक के बैठेंगे, उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूस मतलब कि भाई ये मान लो लाइन है, इस लाइन के अलॉन्ग सारे पार्टिकल्स बहुत एक दूसरे के पास पास बैठे हैं, तो हम ऐसे बोल सकते हैं लाइन एक वायर है जिसको हमने चार्ज करा हुआ है। इसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल्स की इन बिटवीन स्पेसिंग होती है ना वो बहुत कम होती है, उनके साइज के कंपैरेटिव स्पेसिंग बहुत कम होती है, इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ओके, सो इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल एक रिंग हो सकती है, रिंग के ऊपर चार्ज हो सकता है, एक सफियर हो सकता है, सफियर इज ए बॉल, उसके ऊपर चार्ज हो सकता है, हम करेंगे। इसके अलावा अगर हम इन चार्ज पार्टिकल्स को दूर दूर रख दें, मान लो क्लास में सिर्फ 5 बच्चे आए हैं, 100 बच्चों की क्लास है, सारे बंक पे हैं,
तो आप क्या करोगे, वो हो सकता है इकट्ठे बैठे हो बट आपने दूर दूर बिठा दिया, बातें ना करें, तो एक यहाँ बैठा है, एक वहाँ बैठा है, एक बहुत दूर बैठा है, लाइक दिस। तो अब पार्टिकल्स का जो साइज है उसके कंपैरेटिव जो इनमें स्पेसिंग है, ये जरूरी नहीं सारे पॉजिटिव ही होंगे, वो जो स्पेसिंग है, ये वाली स्पेसिंग, ये स्पेसिंग, ये स्पेसिंग, ये है ना, ये काफ़ी बड़ी है। तो जब दूर दूर होते हैं पार्टिकल, इसको बोलते हैं डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल और सबसे सिंपल एग्जांपल है डाइपोल। ये डाइपोल ना नेचर में है, हमारे पास बहुत सारे हमारे मॉलिक्यूल्स पोलर इन नेचर होते हैं, जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट। इक्वल भी हैं दोनों आपस में, ऑपोजिट भी हैं, एंड दे आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, लेट अस सपोज L, दिस इज -q, दिस इज +q। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे एट ए पॉइंट ऑन दिस लाइन विच इज कॉल्ड एक्सियल लाइन, एट ए पॉइंट ऑन दिस लाइन विच इज कॉल्ड इक्वेटोरियल लाइन। वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। लेकिन जैसे आपको नजर आ रहा है कि ये दो चार्जेस हैं, एक चार्ज के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हमने लिखनी सीख ली विच इज 1/4πε0 q/r²। लेकिन अगर एक की बजाय दो चार्जेस हैं तो किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करनी है, इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो वहां पे हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ही हेल्प करेगा, जो हमने कूलम्स लॉ के लिए भी पढ़ा था। तो हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की स्टेटमेंट लिखेंगे जो एग्जाम में डायरेक्टली भी पूछी जा सकती है, और फिर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसके ऊपर बेस्ड आज के लेक्चर में करेंगे। तो नाउ वी आर स्टार्टिंग डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वी आर गोइंग टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू discrete charges. So let us do first superposition principle. पहले हम इसको समझ लेंगे थोड़ा सा एग्जांपल्स की हेल्प से, फिर हम न्यूमेरिकल कर पाएंगे। तो क्या बोलता है ये प्रिंसिपल कि अगर मान लो मल्टीपल चार्जेस हैं, मैं दो ही बना के समझाता हूं आपको, ये दो चार्जेस हैं, दोनों मान लो किसी डिस्टेंस L के ऊपर पड़े हुए हैं, ठीक है, और आपको बोला गया भाई इस पॉइंट पे, यहां से जनरल एक पॉइंट ले लिया P, इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, नेट टोटल। तो क्या बोलता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ये बोलता है कि भाई जब आपने फर्स्ट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे कैलकुलेट करनी है, तब आप दूसरे चार्ज को मत इमेजिन करो, उसको भूल जाओ, वहां पे है ही नहीं, क्योंकि उस इलेक्ट्रिक फील्ड पे इसके होने या ना होने का कोई इफेक्ट नहीं है, वो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी। तो उसको पहले लिख लो, मान लो इसको मैंने लाइन ज्वाइनिंग करी, वो मैंने ऐसे वेक्टर बनाना है E1 वेक्टर, और इसको लिख लो, मान लो ये डिस्टेंस R1 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी K Q1/R1²। सिर्फ मैं अभी मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, डायरेक्शन भी चलो मान लेते हैं, यहां पे हम लिख लेते हैं R का। तो आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिख ली, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी आपको पता लगी, पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा भी पॉजिटिव है, तो हम दूसरे की भी लिख लेंगे। पहले आप जब फर्स्ट की लिख रहे हो आपने इसको नहीं इमेजिन किया, ये है ही नहीं यहाँ पे। अब जब आप दूसरे की लिख रहे हो तो आपने इसको ज्वाइन कर दिया, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगेगी E2 वेक्टर, ठीक है, उसका भी आंसर मान लो ये R2 है, तो हो जाएगा K Q2/R2, इसकी डायरेक्शन ऐसे मान लेते हैं, यहां से ही स्टार्ट हो रही है R2 वेक्टर, तो R2 क्या, जस्ट फॉर कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वो कहता है कि भाई नेट पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ठीक है। सो दिस इज द स्टेटमेंट, द इलेक्ट्रिक फील्ड at a point in space near number of charges या multiple charges is given by vector sum of all the electric fields due to individual charges, ठीक है। दिस इज द सिंपल प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इज सम ऑफ E1 प्लस E2। अगर मेरे पास तीन चार्जेस होते, एक और बना के दिखाते हैं आपको, नेगेटिव वाला, इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। मान लो यहां पर एक नेगेटिव चार्ज भी है, तो इस नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको यहां पे लिखनी है। तो मैंने क्या किया, लाइन ज्वाइनिंग, पहले लाइन ज्वाइनिंग जरूर करनी है पॉइंट की, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन की चार्ज के साथ। अब इसकी नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाते हो, टुवर्ड्स द चार्ज, ये मैंने अभी आपको समझाया, ये हो जाएगा E3 वेक्टर।
तो यहाँ एक और टर्म आ जाएगी E3 वेक्टर। अब अगर आप इन इलेक्ट्रिक फील्ड्स को कंपोनेंट फॉर्म में लिख लो, आई जे के की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो यहाँ पे सिंपली ऐड हो जाएगा। अगर आप मैग्नीट्यूड फॉर्म में भी लिखोगे तो एंगल्स चाहिए होंगे रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए। पहले 2 का रिजल्टेंट फाइंड करेंगे, उसकी डायरेक्शन फाइंड करेंगे, फिर उसका रिजल्टेंट तीसरे के साथ फाइंड करेंगे, जो हम आने वाले लेक्चर्स में सीखने वाले हैं। तो आज का मैं लेक्चर यहीं पे फिनिश करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं पहले इसको यूज करके आपको 1-2 प्रॉब्लम्स करवाऊंगा। स्केयर के ऊपर रख लेंगे चार्जेस कॉर्नर्स पे, ट्रायंगल पे रख लेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेंगे किसी एक पॉइंट पे, सिमेट्री भी सीखेंगे यहाँ पे, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम डाइपोल स्टडी करेंगे। डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड की डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आने हैं तो आपको रिजल्ट्स को याद रखना है, लेकिन जब हम उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ना डेरिवेशन की फॉर्म में, तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। तो एक बार डेरिवेशन देख लेनी है, फिर लास्ट में हमें रिजल्ट्स को ध्यान में रखना है, जो हमारे डायरेक्टली काम आएंगे टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। सो आई होप आपने आज इलेक्ट्रिक फील्ड को समझा। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।